हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आज रचनाएं एवं रचनाकार में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज जो रचनाकार है उनका नाम है भूमिका द्विवेदी अश्क। हाल ही में उनकी सोनाली एक कमज़ोर पटकथा पुस्तक प्रकाशित हुई है और इन्हें 2016 में अपनी कथा संग्रह बोहनी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा नवलेखन अनुशंसा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इनकी साहित्यिक यात्रा के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बधाई हो भूमिका जी आपको। और एक बार फिर से रचनाएं रचनाकार में आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। आप सुदूर दक्षिण में बैठी हैं और आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर रही हैं। और मेरा 10वां साल आपको याद है साहित्य की दुनिया में और अश्क परिवार में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि दूर दूर मेरे प्यार करने वाले, मुझे चाहने वाले बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। बात करते और हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत धन्यवाद अच्छा धन्यवाद काम कर रही हैं। धन्यवाद। भूमिका जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो इसमें सबसे फेवरेट रचना आपकी कौन सी है और क्यों है वो आपकी दिल के करीब? आपने पहला ही प्रश्न थोड़ा सा विचलित करने वाला और थोड़ा सा जिसका जवाब बहुत कठिन है ऐसा पूछा है। आप किसी माँ से कहिए कि तुम्हारे 10 बच्चे हैं, तुम्हें सबसे प्यारा बच्चा कौन है? ओह। वो कहेगी सब में समान प्रसव पीड़ा हुई है, सबको समान रूप से पाला है, सबकी समान रूप से तुड़ाई की है, तो मैं किसको बोलूं? ओह। जी तो जी। वही किताबों में भी होता है। 2 दर्जन से ज्यादा करीब किताबें आ गई हैं अब। हम्म, लेकिन ये कहना आज भी बहुत मुश्किल है कि सबसे ज्यादा मुझे कौन सी प्रिय है, क्योंकि सब ने बिल्कुल बराबर से मेहनत की है, बहुत दौड़ धूप की है, बहुत माथा खपाया है। और बहुत रात रात जागी हूँ तब जाकर लिख पाई हूँ। तो ये बहुत मुश्किल है कहना। थोड़ा सा दिल के करीब उपन्यास पाती हूँ, हम्म, शायद नौशाद, किराए का मकान भी बहुत पसंद है। सभी सभी उपन्यास है। अभी जो रिसेंट आया है ये भी। तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। कहानियों का संग्रह भी सब पसंद का है, क्योंकि एक एक कहानी में बहुत मेहनत की है। जी जिस भी बिल्कुल, चीज में मैं देखिए प्रीति जी, हम लोग परिश्रम करेंगे वो सब प्यारी होगी। जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि मकबूलियत ज्यादा किसे मिल जाती है, लोग प्यार किसे ज्यादा कर ले जाते हैं। हम्म, लेकिन कलाकार जो होता है, अगर वो चित्रकार है, तो वो सभी चित्र एक जैसी मेहनत से ही बनाता है जी ऑलमोस्ट, बिल्कुल सही है ना? बात कही आपने। संगीतकार है, वो हर धुन में जब वो रियाज कर रहा होता है या वो प्रेजेंटेशन कर रहा होता है, दे रहा होता है, तो भी वो समान प्रयास, समान मेहनत हो रही होती है उसकी। तो ये बहुत ही कठिन है कहना। मुझे क्षमा करें, मैं ये कहना नहीं नहीं, कठिन है मेरे बिल्कुल लिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, ये तो हम्म। हुई साहित्य की बात। साहित्य की विधाओं की बात करें तो कौन सी विधा आपके दिल के करीब है या किसमें लिखना आपको अच्छा लगता है? उपन्यास है, इसमें कोई कथा कथा की जो दुनिया है, कहानी लिखने में, क्योंकि कोई चीज रियल देखो और उसको फिर कहानी की शक्ल बनाओ। और क्योंकि मेरी एक बड़ी भारी इसे कमजोरी कही हम्म, है। शेक्सपियर ने कभी कहा था, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विटनेस। हम्म, यानी अक्लमंदी वहां है जहां ब्रीफ में बातें कह ले जाएं। तो जी शेक्सपियर की ये बात मुझ पर लागू नहीं होती है। मैं हर बार डिटेल में समझा पाती हूँ, डिटेल में ही कह पाती हूँ। और इसके लिए सर्वोत्तम विधा हमारी उपन्यास है। तो अगर आप फेवरेट विधा पूछेंगी तो मैं हमेशा नॉवेल कहूंगी, उपन्यास, क्योंकि इसमें मैं बहुत विस्तार से, आराम से अपनी हर बात कह सकती हूँ। हम्म, उसमें कोई रुकावट नहीं है, एकदम फ्री स्टाइल है। जो चाहे लिखो, जितना चाहे जिसको फुटेज दो, जितना चाहे जिसको सीमित कर दो। आप मतलब मास्टर होते हैं। यू गवर्न द थिंग्स, यू गवर्न द स्टोरी। तो यस। नॉवेल मुझे पसंद है बहुत। अच्छा, ठीक है। तो आप अपनी रचनाओं को प्रारूप देने के लिए सबसे पहले क्या, पहले कोई स्टोरी लाइन या पटकथा चुनती हैं, प्लॉट चुनती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पात्र डिसाइड करती हैं, या फिर आपको कोई पात्र अच्छा लगता है उसके इर्द गिर्द आप वो पटकथा बुनती हैं? कैसे करती हैं आप? पात्र, पटकथा, और एक और आपने क्या कहा? स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन, वही बात है, पटकथा ही है। हम्म। तो इन तीनों में, इन दोनों में सब पहले क्या, पात्र है। ऐसे तो सही। आप आलेख
समाचार लिख सकते हैं। अगर आपने कोई घटनाक्रम देखा या कोई दिमाग में कहानी चल रही है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये पात्र ही है। ये पात्र है होरी, ये पात्र है हैमलेट, ये पात्र है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की क्लाउडिया। ये पात्र हैं जो चीजें जीवंत बना देते हैं। तो पात्र जब मुझे कोई दिखाई देता है तो मुझे लगता है इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो गया इसके साथ ही। तो उस जैसे जैसे उदाहरण मैं अपना अगर दूं तो जैसे मैंने कश्मीरी कुछ लोगों से मिला था, ठीक है, या केरलाइट कुछ थिएटर के लोगों से मिला, तो मैंने नौशाद उपन्यास लिखा। कुछ लोगों को देखकर मैंने कहा अरे यार ये ऐसा क्यों है, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो कहानी का एक प्लॉट बना, तो उपन्यास की शक्ल धीरे धीरे बनकर आती। तो हमेशा पहले चरित्र ही, हमेशा क्या मतलब 90% 95% ऐसा होता है कि पहले पात्र देखती हूँ, उसके बाद उसकी पटकथा तैयार होती है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड, उसकी कहानी, उसका नॉवेल कहानी कथा जो भी बन रही होती है बनती है। पात्र पहले होता है, बहुत कम है। जैसे शिलोंग अभी गई थी, ये जो सोनाली उपन्यास है ये शिलोंग पर है, तो शिलोंग में जो आदिवासियों की दुर्दशा देखी, तो फिर देखिए यहाँ आदिवासी पात्र आ गए हमारे, है ना। तो पात्र ही हैं कहीं ना कहीं हम हमेशा। और देखिए प्रीति जी एक बात और भी मैं कहूंगी, हमेशा मैंने ये बात कही है कि मैं चांद तारों और आसमान की परियों पर तो नहीं लिख रही होती हूँ, है ना। हम सामाजिक लोग हैं, मानवीय संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं, तो एक दूसरे को देखकर समझते हैं, कुछ जाता है, कुछ चीजें टच कर जाती हैं दिल को, तो लगता है कि नहीं इस पर तो मुझे काम करना पड़ेगा, इस पर मुझे लिखना पड़ेगा, मेरा दिल जो है बहुत अकुलाहट में रहेगा अगर मैं इसे कागज पर नहीं ले जाऊंगी। तो पात्र ही है वो जो सबसे पहले आते हैं दिमाग में, और उसके बाद कोई उपन्यास, कोई कहानी कुछ भी बन जाती है। ये है। बहुत अच्छा। तो ये आपकी जो पहली कौन सी किताब है आपकी, बोहनी, जिसके लिए आपको ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया था, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? हाँ ये अच्छा बहुत सवाल है, ये कम पूछा गया है। ऐसा है, मैं कोलकाता किसी ट्रिप में गई थी, मैं बहुत छोटी बच्ची थी, और मेरी जो माँ है ये एक स्त्री अधिकार संगठन करके एनजीओ था, उसके साथ काम करती थी, फाउंडर मेंबर थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ महिला प्रोफेसर्स थी, उनके साथ माता जी का मेल जोल था, मित्रता थी। तो इन लोगों ने मिलकर औरतों के लिए एक एनजीओ बनाया था। उस एनजीओ में हम लोग तो बच्चों की तरह जाते थे साथ में। काम तो माँ लोग करती थी, हम लोग को तो बस ये कि जो उनके बच्चे जैसे माता पिता में झगड़ा हो गया तो वो बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे कैसे या उनका भविष्य कैसे बनेगा, तो उनके संग खेल रहे होते हैं, क्योंकि हम प्रोफेसर के बच्चे हैं, माँ के उस फाउंडर मेंबर लोग हैं जो उनके बच्चे हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसी में हम लोग को घूमने को भी मिल जाता था, क्योंकि काम तो वो लोग करते थे पर बच्चों को माएँ कहाँ छोड़ेंगी, तो वो हम लोगों को समय भी ले जाती थी। तो कोलकाता एक बार जाना हुआ, तो बोहनी कहानी जो है ये एक वेश्या पर है आधारित, हालांकि बहुत साफ सुथरी कहानी है। आमतौर पे वेश्याओं में अगर आप देखिए तो ब्लाउज और हुक और पता नहीं क्या क्या घटिया परोस देते हैं सब। अब घटिया भी क्या कहें, जो जो परोसता जानता हो। तो मेरी कहानी बड़ी साफ सुथरी कहानी है, तो यही रिमार्केबल चीज बताई गई, इनाम क्यों दिया गया, यही चीज बताई गई कि इसमें जो है एक वेश्या को आपने कैरेक्टराइजेशन उसका इतना बढ़िया तरीके से दिया है, पर बिल्कुल साफ सुथरा, इतना क्लीन। तो इस कहानी के कारण मुझे लेडी मंटो भी कुछ लोगों ने पत्र में लिखा है, लिखित रूप से है कि ये लेडी मंटो है, लेकिन ये बहुत साफ सुथरी कहानी लिखती है। तो कलकत्ता में मैंने जो उनका सोनागाछी एरिया है वो थोड़ा सा देखा था, बाहर से हम लोग वहां पे प्रीपेड टैक्सीज जो होती हैं पीले रंग की एम्बेसडर्स, इसमें बैठ के जा रहे थे, तो रुकवा के थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर रही थी ऐसे ही, बस यूं ही कि कलकत्ता आए हैं, विक्टोरिया पैलेस देख लिया, ये देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो यहाँ की सबसे दर्दनाक गलियां हैं। तो एक राइटर की तौर पर भी ये चीज बहुत काम आई, बहुत बड़े हुए तब भी एक बार दो बार देखा दूर से। वहां पे रेड लाइट भी पड़ती है तो वहां रुक जाती है कारें, तो उस रुकने पर जितने लोग को आप देख लो, तो ऐसी बहुत सारी औरतें उस दौरान मैंने टहलती हुई, और बड़ी सलीकेमंद औरतें, और लगता है पता नहीं किस दुर्योग से वो यहाँ आ गई हैं, जबकि वो यहाँ के लायक बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी ही एक औरत की कहानी मैंने वहां पर बोहनी में
जारुन एक है, उसका कस्टमर है जो बोहनी जिससे होनी है, लेकिन हुई नहीं, मतलब वो उसने यूं ही दे दिया। देख अब ये तो कहानी पढ़ने पर पता चलेगा। तो एक वेश्या की कहानी है, यहाँ से उसका लिंक मिला था, शुरुआत कहीं ना कहीं बीज जो है कहानी का यहाँ से। क्या आप हमारे जो नए राइटर्स हैं जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या अपनी पहली रचना पर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स है या कुछ उनको बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल 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 बताना चाहूंगी। हालांकि बुजुर्ग नहीं है हम लोग कि हम लोग बहुत ज्यादा किसी को टिप दे सकें या मैसेज या संदेश या शिक्षाएं दे सकें। हाँ, लेकिन ये कहेंगे, अगर साथ के हो तुम, हम लोग हम सफर हो, साथ में सफर तय करने जा रहे हो, तो ये कहेंगे कि बहुत सारा पढ़ कर आओ, पहले तो बहुत सारा। और केवल हिंदी ही मत पढ़ो, और भाषाएं भी पढ़ो, कहाँ क्या लिखा जा रहा है पूरी नजर पैनी रखिए एक बार। और दूसरी बात, अगर लेखन में आ रहे हैं, कला के किसी भी फन में आ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आ रहे हैं, चित्रकारी में आ रहे हैं, म्यूजिक में आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ संघर्ष बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जरूरी नहीं है कि मिल जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी किताबें छपवा दीजिए, देखिए हमने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रखी हैं, या हमने कहानी में या हमने किसी भी फील्ड में काम कर रखा है। तो इतनी जल्दी जो है, जैसे अभी मैंने किसी म्यूजिक टीचर है अच्छी खासी, उनसे भी सुना कि अगर संगीत सीखने आ रहे हो तो सीधे मंच की उम्मीद करके नहीं आओ कि हम गाएंगे और सारे श्रोता झूमने लगेंगे। बहुत बैकग्राउंड में रियाज करना होता है, तो बहुत सारा परिश्रम और बहुत सारा जुझारूपन, बहुत सारा जुनून लेकर अगर आ रहे हो, तब तो लिटरेचर में आओ। और दुनिया है वहां, वहां पे आप अपना कीमती समय, अपनी कीमती एनर्जी, अपना संसाधन, रिसोर्सेज जो है वो लगाइए। लेखन में अगर आप आएंगे या किसी भी कला के फन में आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम, बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा आपको त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं थोड़ी सी चीजें हासिल होती हैं, बहुत बूंद भर हो भी। तो ये कहूंगी कि भाई बहुत मेहनत और बहुत जज्बा, बहुत जद्दोजहद की तैयारी करके आओ, तब तो आओ, वरना तो जहां जहां हो वहीं रहो। ये है। अच्छा। ये अच्छी बात है हम उनके लोग लिए तो भी लिटरेचर, देखिए। अगर हम लोग लिटरेचर में आए हैं तो आप समझ लीजिए, हम लोगों ने कक्षा 1 से हिंदी, संस्कृत, उर्दू पढ़ा हुआ है, कक्षा 1 से। कुछ घर का भी ईश्वर की वजह से मिला कि प्रोफेसर साहब, ग्रैंडफादर संस्कृत के प्रोफेसर थे, फारसी बहुत बढ़िया जानते थे, तो घरेलू माहौल थोड़ा सा साहित्य का मिल गया, और इत्तेफाक से अष्ट परिवार में आ गए, तो साहित्य ही साहित्य है, सब तरफ साहित्य बिखरा है, उसी में सांस लेते हैं। तो ये इत्तेफाक से हो गया है। और इंटरेस्ट था। आप समझिए प्रीति जी, यहाँ नॉर्थ इंडिया की तो आप हाल जानती हैं, यहाँ लिटरेचर में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। जो 95 और 99% की उम्मीद करते हैं कि हमारा पहली मेरिट लिस्ट में हो जाए, एडमिशन हो जाए, ये सब चीजें जो यहाँ चलती हैं, क्योंकि आगे पढ़ाई करेंगे, कोई भी आने वाला राइटर है, तो हम लोगों ने लिटरेचर कब से पढ़ा है, हम लोग मतलब लिटरेचर के संग बड़े हुए हैं। और लिटरेचर ऑप्ट करना, लिटरेचर ऑप्शन लेना एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स लिटरेचर में नहीं, सिवाय संस्कृत के आप मार्क्स नहीं पाएंगे। संस्कृत चूंकि मैथमेटिक्स की तरह चलता है, उसका ग्रामर तो 10%, 10/10, 100/100 दे देता है, लेकिन उर्दू में नहीं है। हिंदी में तो मैं आपको बताऊं, हिंदी में मैंने एक पेपर में 8-8 कॉपी भर भर के एग्जाम्स में दी है, और मार्क्स कितने आते थे, मतलब 50% मिल जाए बड़ी बात है। तो इंग्लिश लिटरेचर में साहित्य मार्क्स बहुत कम देता है। तो करियर अगर आप बना रहे हैं, तो बहुत जोखिम का मादा लेके आइए, वरना मत आइए। और बहुत दुनिया है, जी और बिल्कुल। भी सुख है दुनिया में लेखन के सिवा। जी बिल्कुल। तो अभी हाल फिलहाल में मार्च में ही आपकी सोनाली एक कमज़ोर पटकथा रिलीज हुई है। तो अभी आपने फिर से नई रचना पे काम करना शुरू किया है या फिर उसकी प्रेरणा हाँ, मिली है अभी आपको उसके बाद? सोनाली से पहले भी कर रही थी, हम्म। उसको आगे बढ़ाया है। सोनाली तो बीच में रिलीज हो गई। बहुत से हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं दिमाग में, 24 घंटे दिमाग जो है वो लेखन में रहता है। अरे वाह। अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं अभी एक थिएटर के एक है, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था, आपके
हैदराबाद में, आपसे थोड़ी सी दूरी पर है, हैदराबाद में आई थी। तो चीफ गेस्ट बना कर आए, तो वो जो जिन मियाँ बीवी ने बुलाया था मुझे, कि उनके नाटक पर है और वो आए उनकी कहानी पर है, तो वहां पर उन्होंने अपने विद्यार्थियों से मेरे लिए कहा कि जब तुम लोग काम करते हो तो तुम्हें एक स्टेज चाहिए, तुम्हें 4 मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, तुम्हें प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ चाहिए, तुम्हें बहुत सारे और कलाकार चाहिए, तुमको स्क्रिप्ट हाथ में लिखी हुई चाहिए, लेकिन जो ये बैठी हैं ये सब कुछ इस दिमाग में लेकर बैठी हुई हैं, ये इस समय भी कोई प्लॉट बना रही होंगी और कुछ इनका लिखने का ही चल रहा होगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने बाद में सोचा हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग तो 24 घंटे अपने वर्क में रहते हैं, तो बिल्कुल प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ बिल्कुल है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा आप लोगों को भी। बिल्कुल। तो ये जो आपके 10 वर्ष कंप्लीट हुए, क्या ये जो 10 वर्षों का अनुभव है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ खोया होगा, पाया बहुत कुछ होगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में? पाया लिखना आज 19 तारीख है, 19 तारीख को पहली कहानी जनसत्ता में आई थी, काला गुलाब, ठीक है। अच्छा। इसको पढ़ने से जो चीज हासिल हुई वो नीलाभ जी का साथ था 10 साल पहले। फिर क्योंकि उन्होंने आज ही फोन नंबर और ये सब तलाशा था और सप्ताह भर बाद में उनके जीवन में आ गई परमानेंटली, लेकिन वो 8 साल से तो वो साथ में है नहीं। तो कुल हासिल भी उन्हीं का स्नेह है, उन्हीं का आशीर्वाद है और उनकी सलाहें हैं बहुत अच्छी अच्छी। और लॉस्ट भी यही है, वो चले गए 8 साल से, वो है ही नहीं, एक बात ये है। और दूसरी बात है, अगर उनसे हट कर बात करें, हालांकि उनसे हटकर बात हो नहीं पाती है जब से इस दुनिया में है, बहुत सारी जो है कड़वी सच्चाइयां देखने को मिली। जैसे बहुत दूर से, जिसे देखो दूर के ढोल सुहावने जिसे कहा जाता है मुहावरों में, कि दूर से जो चीजें बड़ी आनंद देती हैं, बड़ी सुखदाई लगती हैं, जब आप उन्हें नजदीक जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं ये केवल परतें थी, ये वरक लगा हुआ था, असल में बड़ा भयावह है। जैसे आप फिल्मी दुनिया में देखिए, चकाचौंध बहुत है, बहुत हाई फाई सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा पैसा उड़ेला जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा और शोहरतें लोग कमा लेते हैं, दिलों में जगह बहुत सारी बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी, लेकिन अंदर की हकीकत बड़ी कड़वी है। जब मीना कुमारी जिस तरीके से मरी है, जिस तरह से उसकी मौत है, अभी कल मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, किसी ने भेजी थी मुझे, तो मैं देख रही थी कि देखो किस तरह से इस औरत की मौत हुई। आज अगर फिल्म इंडस्ट्री पहचानी जाती है तो उसमें मीना कुमारी अपरिहार्य रूप से होंगी। मीना कुमारी की फिल्में, मीना कुमारी की अदाकारी, उसकी मौजूदगी 100% होगी, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री अधूरी रह जाएगी, जैसे गुरुदत्त। लेकिन इन लोगों ने जज्बात में आके जो जो कदम उठाए, जिन लोगों के लिए उठाए, वो कितने आराम से जी रहे हैं। जो सुनी हुई बातें हैं, जो सच्चाइयां, तो लेकिन वो लोग तो बिल्कुल अपनी जिंदगी नर्क बनाकर चले गए, इतना कुछ इंडस्ट्री को देकर चले गए। कड़वाहट है ये बहुत दुखदाई है। तो ये 10 साल का जो तजुर्बा है ना, ये ऐसा ही है कि एक्चुअली कुछ है और दिखाई कुछ देता है। ये इससे ये भी हासिल है, ये दर्शन लाभ जो मिला है, ये जो ज्ञान मिला है, ये जो दिमाग के चक्षु खोल दिए गए हैं, ये भी मेरे 10 साल का हासिल है। क्योंकि अगर मैं दूर से एक लड़की कहीं लिख रही होती और मैं छप भी रही होती और मुझे इनाम, ये ज्ञानपीठ, या अब तो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ किसी भी सम्मान के लिए, जब ये हुआ था तब की बात है, तो लेकिन मैंने फिर देखा धीरे धीरे धीरे। देखिए, एक बार जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री याद की जाएगी तो उसमें अपरिहार्य रूप से मधुबाला जैसी, गुरुदत्त जैसे ये ब्रिलियंट लोग, जीनियस लोग जरूर रहेंगे। वहां चिकनी चमेली और मुन्नी बदनाम हुई और रजिया गुड्डों में फंस गई, ये इस तरह की हल्की चीजें नहीं रहेंगी। तो उसी तरह साहित्य की दुनिया में भी हैं जो महिलाएं लेखिकाएं हैं, इसे आप एडिट मत कीजिएगा, ओके। जो महिलाएं हैं वो जो अपनी जंघाएं दिखाकर या अपनी क्लीवेज दिखाकर ये सोचते हैं कि हमने साहित्य में अपना नाम बना लिया, तो दे विल नॉट रिमेन, दे विल नॉट लास्ट।
है ना। यहाँ पे इंडस्ट्री में वो लोग का नाम रह जाएगा जिन्होंने मेहनत से खून पसीने से लिखा है। नीलाव का नाम रह जाएगा, अश्क का नाम रह जाएगा, अगर कहीं से कोई लायक कि हम रहे तो मेरा रह जाएगा। लेकिन सारा ज्ञान जो है ये मेरा 10 साल का हासिल सर्टनली है, निश्चित रूप बिल्कुल। से है। चलिए। और मगर खोया है तो मैंने नीलाभ जी को खो दिया। नीलाभ अगर रह जाता, वो भी इसी इंडस्ट्री का कड़वाहट और इंडस्ट्री की उपेक्षाएं और इंडस्ट्री का सौतेला व्यवहार जो हुआ है, इसी के साथ वो गए हैं। ये जो स्वार्थ पड़ता है, जब तक वो दारू दारा परोसते रहे तब तक तो सब ठीक था। जहां उनकी ये हैसियत नहीं रह गई, हैसियत नहीं रह गई, जहां ये इच्छा नहीं रह गई, तहां से उन्होंने मरने की तरफ छोड़ दिया। तो जब लोग जी रहे हैं और जब लोग मर रहे हैं तो उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और नहीं दिया जाता है। तो ये हासिल है मेरा इन 10 सालों का, ये ज्ञान। तो ज्ञान तो बहुत कीमती चीज होती है, वो तो ऐसे राह चलते नहीं मिल जाते, तजुर्बे नहीं नहीं, अनुभव। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। 10 साल बहुत का मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान के लिए, लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा अपनी लेखनी के बल पे आगे बढ़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें। तो एक बार फिर से आपको रचनाएं रचनाकार की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्ते।